आज की कहानी है पैसों वाली जेठानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहिणी ने अपने ससुराल वालों को कपड़े देने के लिए अटैची खोली और अपनी जेठानी सुमन को साड़ी देते हुए बोली, भाभी ये साड़ी माँ ने आपके लिए दी है। तो उसकी जेठानी मुंह बनाते हुए कहती है, ये साड़ी ला, अब लाई है तो दे दे, वरना मैंने परसों ही कामवाली को 4 नीली साड़ियाँ दी हैं। नीला रंग मुझे कम ही पसंद है, अब लाई है तो 1-2 बार पहन लूँगी। फिर वो अपनी जेठानी को एक पैंट शर्ट देते हुए कहती है, भाभी ये भैया के लिए है। वैसे तुम्हारे घर वालों की पसंद कुछ खास नहीं है। तुम मेरी शादी के कपड़े देखती तो हैरान रह जाती, और पिछले हफ्ते ही मेरा भाई मेरी बेटी पारुल के लिए एक फ़्रॉक लाया था, देखते ही बनती थी। तुम्हारे घर वाले पता नहीं कैसे कपड़े दे रहे हैं शादी में। तभी उसका जेठ बीच में बोलते हुए कहता है, बस भी करो सुमन, तुम्हें कोई न कोई बहाना चाहिए बात कुरेदने के लिए। लो जी कर लो बात। मेरी शादी के वक्त तो पापा भी जिंदा थे। अगर आज वो जिंदा होते तो बताते कितने महंगे कपड़े और गहने आए थे मेरे घर से शादी के टाइम। क्यों माँ जी, आप तो बताओ। पापा तो गुजर गए, लेकिन आप तो बता सकती हैं कि मेरे घर वालों ने कैसा सामान दिया था। तो उनकी सास कहती है, सुमन बहू तुम बात को ख़त्म करो, और ये लो तुम्हारी देवरानी के घर से तुम्हारे नाम का लिफाफा आया है, और बेटा ये तुम्हारे नाम का लिफाफा है जेठ के नाते। तभी सुमन ताना मारते हुए कहती है, इस लिफाफे को भी क्या खोल कर देखना, वही 501 रुपये होंगे जो उन्होंने सगाई के टाइम दिया था, अब भी वही होगा, मैं तो खोल कर नहीं देख रही। तभी रोहिणी का पति अनिल कहता है, सुमन भाभी तुमसे कोई नहीं जीत सकता, ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है। और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। रोहिणी एक गरीब घर की लड़की थी और उसने अपने पति के साथ लव मैरिज की थी, और लव मैरिज हो गई उसके लिए तो वही काफ़ी था। लेकिन उसकी जेठानी आए दिन उसे ताने मारती रहती थी, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली थी, इसीलिए उसको पैसों पर बहुत घमंड था। रोहिणी के घर में आते ही उसकी जेठानी का घमंडी वाला रूप अब सामने आने लगा था। एक दिन वो अपने पति राकेश से कहती है, राकेश ये प्रेस की तार कैसे जली है? मुझे रात को पार्टी में जाना है और मुझे अपनी साड़ी प्रेस करनी है, मैंने अभी देखा इसकी तो तार जली हुई है। तो राकेश कहता है, अरे मैंने तो आज प्रेस को हाथ लगाया ही नहीं है, मैंने कल वाली कमीज ही पहन ली थी। इतने में रोहिणी वहाँ आती है और अपनी जेठानी से कहती है, भाभी वो सुबह मैं अनिल की कमीज प्रेस कर रही थी ना, तो पता नहीं कैसे ये तार जल गया। पहले स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर ये तार जल गया। शायद इस प्रेस में पहले से कुछ गड़बड़ थी। क्या कहा? गड़बड़ थी? मेरी माँ ने ये विदेश से मंगाई थी। तुम्हें पता है इस घर में जो तुम सोफ़ा सेट, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, ये प्रेस, ये सब देख रही हो, ये बाहर का सामान है, अपने देश से तो ख़रीदा भी नहीं है। मेरी माँ ने सारा सामान फ़ौरन से मंगा के दिया है, और तुम तो कुछ लाई नहीं हो, सब कुछ मेरा ही इस्तेमाल कर रही हो। तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि किसी और का सामान कैसे यूज करते हैं? कम से कम खुद नहीं लाई तो मेरा सामान तो देख कर यूज करो। सुमन को अपने सामान के लिए बहस करते सुन उनकी सास भी वहाँ आ जाती है और कहती है, सुमन राकेश इसे ठीक करवा लाएगा, इतना अब सुनाने की क्या ज़रूरत है छोटी बहू को। माँ जी आप तो चुप ही रहो, आपको कुछ पता तो होता है नहीं, कूद पड़ती हो बीच में। आपकी चीज़ खराब नहीं हुई ना, इसीलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रोहिणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तो उसका पति अनिल उससे कहता है, रोहिणी बस 2-3 महीने की बात है, फिर मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, हम अलग रहने लगेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, भाभी बिना बात तुम्हें आए दिन सुनाते रहती है, पता नहीं वो इतना घमंड क्यों करती हैं। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर वालों की याद आ रही थी ना, इसीलिए आंखें भर आई थी। और वैसे भी शादी होते ही अलग हो जाएंगे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि नई बहू ने अलग करा दिया। धीरे धीरे समय बीतता है और रोहिणी के एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटा पैदा होने की खुशी से सारे घर में रौनक छा जाती है। तो रोहिणी की सास उसकी जेठानी से कहती हो, बधाई हो बहू, आज से तुम्हें ताई की पदवी मिल गई है, अब तुम्हें भी ताई बोलने वाला आ गया है। तो इस पर राकेश कहता है, और क्या माँ, मुझे भी अब ताऊजी कहने वाला आ गया है। ताऊजी सुनकर तो मेरा तो सीना ही फूल जाएगा। और उनकी बेटी पारुल कहती है, दादी माँ मुझे भी ये दीदी कहकर बुलाएगा क्या? हाँ बेटा तुझे भी दीदी कहकर बुलाएगा, तू तो उसकी बड़ी दीदी है अब।
लेकिन सुमन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो ये सोच रही थी कि अब सब घर वाले उन दोनों में फ़र्क करेंगे, क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दे रखा है और उसकी देवरानी के एक बेटा पैदा हो गया है। और वो मन ही मन खुद से कहती है, बड़े खुश हो रहे हैं सब। मुझे पारुल के बाद डॉक्टर ने बच्चा पैदा करने के लिए मना कर दिया, वरना मैं भी दिखा देती एक बेटा पैदा करके। मैं तुम सबको देख लूँगी, मेरा मजाक बना रही हैं। रोहिणी के बेटा पैदा होने से सुमन अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। फिर एक दिन नामकरण का दिन आता है। उस दिन तो सुमन ने हद ही कर दी। वो ताना मारते हुए रोहिणी से कहती है, रोहिणी, मुझे लगता है तुम्हारे घर वालों को लेन देन का पता ही नहीं है। सिर्फ हाथ में क्या दिया, 5100 रुपये, वरना बच्चे के हाथ में तो चेन देते हैं, सोने के कड़े देते हैं या फिर चांदी के भी दे देते हैं। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो कुछ नहीं दिया, 5100 रुपये देकर किनारा काट गए। मेरी माँ ने तो जब पारुल हुई तो सोने की बालियाँ दी थी, और राकेश के लिए एक अंगूठी आई थी सोने की, और माँ जी के लिए सोने के कानों के झुमके, और पारुल के गले में तो सोने की चेन डाली थी, वो भी लॉकेट के साथ। सच में शर्म आनी चाहिए तुम्हारे घर वालों पर। उन्हें बिल्कुल भी लेना देना नहीं आता कि तीज त्योहार पर बेटी को कैसे दिया जाता है। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, आई नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारे बेटे के लिए सोने की चेन भिजवाई है। हालांकि तुम्हारे बेटे को ना भी देती तब भी चल जाता। घर में खुशी का माहौल था, इसीलिए सुमन को किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहिणी के माता पिता फंक्शन के बाद अपने घर चले जाते हैं। अब सुमन का व्यवहार और भी ख़राब होने लगा था, क्योंकि रोहिणी की बेटे से उसे बहुत जलन होती थी। एक दिन की बात है, रोहिणी रसोई में काम कर रही थी और सुमन अपनी बेटी पारुल को पढ़ा रही थी। वो दोनों घर पर अकेली थी। उनके पति अपने काम पर गए थे और सास बाहर गई थी। तो रोहिणी का बेटा जोर जोर से रोने लगता है। तब सुमन उनके पास आती है और कहती है, अरे रोहिणी कहाँ चली गई? इसने रो रो के पूरा घर सर पे उठा रखा है। पारुल की कल परीक्षा है, मुझे उसकी तैयारी करवाने में कितनी कठिनाई हो रही है। सुमन रोते हुए बच्चे को देखे जा रही थी, मगर गोद में नहीं उठाती। अचानक से उसके मन में पाप जाग उठता है और वो अपने आप से कहती है तो लड़का ही, बड़ा हो जाएगा तो सारी जायदाद इसी को मिलेगी, फिर ये हमें घर से निकाल देंगे और अब तो पारुल के हिस्से का प्यार भी इसी को मिलने लगेगा। मौका अच्छा है, इसका काम तमाम कर देती हूँ। सुमन बच्चे के पास बैठकर उसका गला दबाने की कोशिश करती है। इतने में रोहिणी वहाँ आ जाती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है और कहती है, अरे मेरा मुन्ना, भूख लगी है तुझे, इसीलिए ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चल दूध पिलाती हूँ। और दूसरी तरफ सुमन यही सोच रही थी, आज तो बच गया, देखती हूँ कब तक मुझसे बचता है। अगले दिन सारे घर वाले एक कार में बैठकर बच्चे के मुंडन के लिए गंगा जी के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सुमन की सास उनसे कहती है, सुमन बहू, ऐसा करो, तू और राकेश एक नाव में बैठ जाओ, मैं अनिल के साथ इनके नाव में बैठ जाती हूँ। तभी उनकी बेटी पारुल कहती है, दादी मैं चाचा चाची के साथ बैठूंगी। लेकिन सुमन मना करते हुए कहती है, नहीं पारुल बेटा, तू मेरे साथ ही बैठ, तेरी चाची तुझे और मुन्ने को कैसे संभालेगी। तो रोहिणी कहती है, अरे भाभी कोई बात नहीं, आने दो पारुल को, हमारे साथ बैठ जाएगी। सुमन तो मुन्ने को ख़त्म करने का पहले से ही मौका ढूंढ रही थी, अब उसे बहाना भी मिल गया। तो वो रोहिणी से कहती है, अच्छा रोहिणी, तुम ऐसा करो, मुन्ने को मुझे दे दो और पारुल को खुद लेकर बैठ जाओ। इस पर अनिल कहता है, हाँ ठीक है भाभी, हम पारुल को बिठा लेते हैं, आप मुन्ने को ले लीजिए। सभी सुमन की बात से खुश थे, क्योंकि सुमन ने पहली बार मेल मिलाप वाली बात की थी। अनिल भी यही सोच रहा था कि जब भाभी हमारे साथ खुश रहना चाहती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुन्ने को सुमन की गोदी में देने के लिए उनकी सास भी खुश हो जाती है और रोहिणी अपने बेटे को सुमन की गोद में दे देती है और सब नाव में बैठकर जाने लगते हैं। पारुल नाव में बैठने के बाद बहुत खुश थी और वह उछल कूद कर रही थी। उसे रोहिणी उछल कूद करने के लिए मना करती है, क्योंकि वो बोलती है, पारुल बेटा चुपचाप बैठ जाओ, नाव का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम सब पानी में गिर जाएंगे। इस पर पारुल कहती है, चाची मत रोकिए ना, बहुत मज़ा आ रहा है नाव में। राकेश भी दूसरी नाव से अपनी बेटी पारुल को मस्ती करते हुए देख रहा था और वहीं सुमन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो मौका ढूंढ रही थी कैसे मुन्ने को पानी में गिरा दे और मुन्ना डूबकर मर जाए।
और वो मन ही मन सोचती है, मौका अच्छा है, राकेश का ध्यान भी पारुल की तरफ है। मैं मुन्ने को पानी में गिरा दूंगी और कह दूंगी अचानक से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मुन्ना हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। और वो जैसे ही मुन्ने को पानी में गिराने की कोशिश करती है तभी चीखने की आवाज़ आती है। सुमन का ध्यान भी चीख की तरफ जाता है तो देखती है उसकी बेटी पारुल पानी में गिर गई और वह डूबकर नीचे चली गई। और रोहिणी आव देखती है न ताओ एकदम से पानी में कूद जाती है और तैरकर पारुल को बचाकर नाव में ले आती है। सुमन नाव में खड़ी खड़ी रो रही थी और ये सब देख रही थी। अपनी बेटी को पानी में गिरने के बाद वो सारे षड्यंत्र भूल गई। उसका ध्यान सिर्फ अपनी बेटी की तरफ था। नाव को किनारे पर लाकर पारुल को जब जमीन में लिटाते हैं तो सुमन भागकर अपनी बेटी के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, आंखें खोलो बेटा, पारुल आंखें खोलो। 10-15 मिनट के बाद पारुल आंखें खोल लेती है। तब सुमन की जान में जान आती है और सब खुश हो जाते हैं। फिर अनिल रोहिणी से बोलता है, रोहिणी तुम्हें स्विमिंग आती है? हमें तो पता ही नहीं था। तो रोहिणी कहती है, हाँ स्कूल के टाइम में सीखी थी। सुमन आंखों में पानी लेकर रोहिणी को धन्यवाद करती है और कहती है, रोहिणी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने पारुल की जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, तुम सोच भी नहीं सकती। पारुल मेरे लिए सब कुछ है। पारुल के बिना मैं नहीं जी सकती और मैं तुम्हारे मुन्ने को तुमसे छीनना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो रोहिणी। और इतना कहकर वो सारी बात सबको बता देती है कि वो मुन्ने के साथ क्या करने वाली थी। फिर वो दोबारा से सबसे माफ़ी मांगती है। तो रोहिणी कहती है, कोई बात नहीं भाभी, भूल इंसान से ही होती है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही सबसे बड़ी बात है। और उनकी सास भी सुमन से कहती है, सुमन बहू ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम अपनी गोद में लेकर इसके बाल उतरवाना। ये बाद में अनिल और रोहिणी का बेटा है, उससे पहले तू और राकेश इसके माता पिता हो। सास और देवरानी की बातें सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो रोहिणी को कभी घमंड नहीं दिखाती।